दोपहर के 3 बज रहे हैं और बेशक ये वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। अगर कोई ये सवाल करे कि आपकी जान से ज्यादा कीमती क्या है, तो शायद न जवाब सोच सकेंगे और न ही जवाब दे सकेंगे। कोई ये कहे कि चलिए भीड़ में कोरोना आपका इंतजार कर रहा है, तो आपको ये बात मजाक लगेगी। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये बताने के लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, आप खुद सोचिए कि जान है तो जहान है की बात कुछ लोगों के लिए कितनी बेमानी दिखती है। शादी में ज्यादा मेहमान आएंगे तो कोरोना की एंट्री होगी। रात में घर से निकलेंगे तो भी कोरोना पकड़ लेगा। मॉल सिनेमा में जाएंगे तो भी कोरोना पकड़ लेगा। मास्क नहीं लगाएंगे तो भी कोरोना से बीमार हो जाएंगे। कोरोना का खतरा बढ़ा तो नए नियम बन गए। संकट बढ़ा तो देश प्रदेश में बंदिशें बढ़ गई। मरीजों की संख्या बढ़ी तो नाइट कर्फ्यू लग गए। चुनावी डुगडुगी बजी तो रैलियों पर रोक लगी। सब जगह कोरोना का खौफ, तो क्या मेला कोरोना प्रूफ है? समझदारी दिखाइए, रैलियों पर रोक तो मेले पर भी लगाइए। अब हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रैली पर रोक है तो मेले पर कब रोक लगेगी। आप अभी फिलहाल 2 तस्वीरें देखिए। सवाल बड़ा है, रैली पर रोक लगी है तो मेले पर रोक कब लगेगी? आप देखिए, रैलियों में लोगों की भीड़ जुट रही थी, रैलियों में लोग मास्क लगाए बगैर पहुंच रहे थे, रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, इसलिए रैली पर रोक लग गई। अब मेले और रैली में क्या बहुत खास फर्क है? तो मेले पर रोक कब लगेगी, सवाल यह है। फिर से सवाल दोहरा दें, जब रैलियों पर रोक है तो मेले पर क्यों नहीं? रैली कोरोना फैला रहा है तो क्या मेला जान बचा रहा है? क्या कोरोना मेला देखकर वार करने से बचता है? क्या कोरोना आस्था देखकर दूर हो जाता है? क्या वायरस पहनावा देखकर बीमार नहीं करता? क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी आस्था है? क्या भक्ति करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे? 2 सालों के हालात देखकर भी अगर जिनको बात समझ में नहीं आ रही है, उन्हें कब बात समझ में आएगी? ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं हम सभी के सामने। तो सवाल यह है कि रैलियों पर रोक कब, और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और तमाम तथ्यों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं खास मेहमान महंत बालक दास जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय व्यास संघ के। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और मैं आऊँगा आपके पास महंत जी, और आपसे हम लोग बहुत विस्तृत बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या परिस्थितियाँ हैं और इनमें क्या करना उचित रहेगा। लेकिन मोहम्मद मोइन हमारे साथ, हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और पहले ये उनसे जान लेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और माघ मेले की तैयारी क्या है। मोइन, माघ मेला हो रहा है और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि माघ मेला जैसे पिछले वर्ष हुआ था या उसके पिछले वर्ष हुआ था या उसके पिछले वर्ष हुआ था, वैसे ही कराने की तैयारी है। आपको जमीन पर क्या दिख रहा है फर्क इस बार कोविड की तीसरी वेव के बीच में? हम मोइन के पास चलेंगे, मोइन के पास हम चलेंगे। आइए माघ मेले पर बात कर लेते हैं। महंत बालक दास जी हमारे साथ, अध्यक्ष अखिल भारतीय व्यास संघ के। महंत जी, मेला होना चाहिए, सबसे पहले तो इसी प्रश्न का आप उत्तर दें, क्योंकि आप धर्म को समझते हैं, आप कर्म को समझते हैं, आप धर्म के मर्म को समझते हैं और जीवन के मर्म को भी समझते हैं, जीवन दर्शन भी आपको मालूम है। तो सबसे पहले आप अपनी राय दें कि क्या इन परिस्थितियों में तीसरी लहर के बीच ये मेला होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेला एक आस्था लोगों की होती है और मेला में जहाँ तक भीड़ का सवाल है, क्योंकि यह माघ मेला जो होता है जी पास करते हैं
और कल्पवास करके किसी का जैसे 12 साल का अनुष्ठान है, तो अगर बीच में हम रोकते हैं तो उसका अनुष्ठान बिगड़ेगा। लेकिन मेला में भीड़ इकट्ठा हो, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठा की जाए। उसका जो है जैसे रैलियां बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बैठक के माध्यम से या एक दूसरे के जो है जा के मोहल्ला मोहल्ला में 100-100 200 की संख्या में लोग जा रहे हैं अभी भी। तो उस प्रकार से मुझे लगता है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, नहीं जा रहे नहीं जा रहे, उनके आधार पर चुनाव आयोग ने उस पर भी रोक लगा दी है। कहा है कि 15 जनवरी तक तो कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी भी जा रहे, अभी भी जा रहे। अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट दिखाई जिसमें कि मुलायम सिंह है, उसमें देखिए कितनी संख्या है। हाँ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है उन्होंने, अपनी बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए कितनी बैठक की है। ठीक बात है, बैठक की है। कार्यकर्ताओं को क्या कोरोना नहीं होगा? कार्यकर्ताओं को पहचानता है क्या कोरोना की? ये सपा के कार्यकर्ता तो इनके पास नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता के इनके पास कोरोना नहीं जाएगा। तो जब कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं तो श्रद्धालु उतनी संख्या में न जाकर के, जिनका कल्पवास एक महत्व होता है, भीड़ जुटाना जरूरी नहीं। जैसे मेला में भीड़ जुटती है, भीड़ ना जुटे, लेकिन जो कल्पवास का सिस्टम होता है, तो कल्पवास में क्या होता है कि छोटे छोटे एक छोटी छोटी झोपड़ी बना करके लोग रहते हैं, अपना जो है खाए बनाए और गंगा जी में नहा करके चले आए। तो उसमें मेला जो दर्शनार्थी जाते हैं कि मेला में क्या आया है, कैसा है, कितना भारी, उस भीड़ के लिए मुझे लगता है अगर कोरोना बढ़ रहा है, खतरा हो रहा है, तो उस भीड़ के लिए सरकार को रोक लगा देना चाहिए। लेकिन जो कल्पवास करते हैं, जिनका नियम है, जिनका अनुष्ठान है, जो अनुष्ठान संकल्प ले चुके हैं, उन कल्पवासियों के लिए कल्पवास करना देना चाहिए, जिससे कोई कोरोना फैलने, क्योंकि कोरोना संक्रमण तब फैलता है जब एक दूसरे से सटेंगे, एक दूसरे से भीड़ में इकट्ठे होंगे। और जो कल्पवासी हैं वो सुबह 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे गंगा स्नान करके अपना बना करके माला जप करते हैं। लेकिन जो देखने वाले की भीड़ होती है, जो प्रदर्शन करते हैं जाकर के, उन पर रोक लग जाना चाहिए। तो मुझे लगता है मेला भी पूरा हो जाएगा, लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी और कोरोना से भी बचे रहेंगे। ये आपकी बड़ी युक्तिपूर्ण जो है एडवाइस है, परामर्श है, ये वाकई विचार करने लायक है जो आपने कहा है मान जी। इसमें तर्क दिखता है, ये तर्क का बल इसमें मुझे दिखता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, और उनसे हम जानेंगे कि तैयारी क्या है माघ मेले की। मोइन, रोक लगी नहीं है मेले पर, लेकिन क्या प्रशासन इस बारे में प्रयागराज का कुछ सोच रहा है कि अगर मेला हो तो कैसे हो, और अगर इस पर रोक लगाई जाए तो क्या कहा जाए, इसके लिए क्या तर्क दिया जाए? देखिए, कहा यह जाता है कि आस्था के आगे व्यवस्थाएं, तावे, तर्क, ये सब बौने साबित हो जाते हैं। शायद यही कुछ संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। सरकार और मेला प्रशासन ने दावे बड़े बड़े किए हैं कि हम चेकिंग करेंगे, एंट्री पॉइंट्स पर लोगों को रोकेंगे, बाकी कुछ करेंगे। इस वक्त हम खड़े हुए हैं मेला अधिकारी कार्यालय के ठीक बाहर, माघ मेला क्षेत्र का ये जगह है। आप देखिए, यहाँ ना तो किसी को साथ कोई रोक टोक की जा रही है, ना चेकिंग की जा रही है। कोई भी किसी भी हालत में अंदर जा सकता है, बिना मास्क पहने जा सकता है, झुंड में जा सकता है। और देखिए, एक गेट भी जरूर लगाया गया है, लेकिन गेट का जो साइड का हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ एक चौकीदार तक मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, ठीक सामने माघ मेले की पुलिस लाइंस है। आप देख सकते हैं कि जिन पुलिस कर्मियों पर मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा है, श्रद्धालुओं को टोकने का जिम्मा है, उनसे रोक टोक करने का जिम्मा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का जिम्मा है, उनमें से देखिए शायद ही एकाध कोई हो पुलिसकर्मी जिनके चेहरे पर यहाँ मास्क लगा हो। सब बिना मास्क लगाए हुए पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ समझा जा सकता है कि जिन लोगों पर व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, जब वही बेफिक्र नजर आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से लाखों श्रद्धालुओं की जब भीड़ इकट्ठा होगी तो किस तरीके से पालन करा पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। वैसे व्यवहारिक तौर पर यहाँ जिस तरीके से भीड़ आती है, जिस तरीके से स्वरूप होता है, उस पर कहा जा सकता है कि उस भीड़ से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा पाना कतई संभव नहीं है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं और आपको कोरोना से डर नहीं लगता क्या? जी, कोरोना से डर तो बहुत है, लेकिन हमारी श्रद्धा ये है कि माँ गंगा के और जमुना जी के पावन स्थान पर आए हुए हैं। हम यहाँ पे आके माता जी से यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि कोरोना मुक्त हो जाए देश हमारा। इसीलिए नियम कानून के साथ। क्या आप बताइए, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ कोरोना के खात्मे की प्रार्थना करने के लिए आए हैं, ये प्रार्थना तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि कड़कड़ में भगवान होते हैं, तो घर बैठ के भी तो आप आराधना कर सकते हैं, यहाँ आने की जरूरत क्या है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या है ना, आस्था अपनी जगह है, लेकिन मास्क और दूरी का ध्यान रखें, इसलिए हम अपना कोविड का पालन कर रहे हैं। बाकी आस्था से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। जी
बिल्कुल राजेंद्र जी, समझा जा सकता है कि जी, जैसा जी, मैंने जी, पहली जी, लाइन जी। में कहा कि जहां आस्था की बात आती है वहां सारे तर्क, सारे दावे, सारी व्यवस्थाएं सब बेमानी हो जाते हैं। और शायद यही कुछ प्रयागराज में हो रहा है, जहां ना तो सरकार वोट बैंक की चक्कर में कुछ कर पाने, कोई बड़ा फैसला ले पाने की हिम्मत जुटा रही है, ना दूसरी पार्टियां कर पा रही हैं, और ना है कहीं इसका विरोध हो रहा है, और ना ही कहीं इस तरह की कोई मांग जोर शोर से उठती हुई नजर आ रही है। मोइन, यहाँ पर अब ठीक बात है, आपने जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे उनसे बात करके पिक्चर को बहुत साफ कर दिया है, तस्वीर को बहुत साफ कर दिया। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे लिए श्रद्धा और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब हम यहाँ पर आएंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये श्रद्धालु वहाँ पर कह रहे हैं। अब हम महंत जी की बात सुन लेते हैं। महंत जी, आप अभी कह रहे थे और आपके तर्क में मुझे व्यक्तिगत रूप से बल दिखा कि कल्पवासी जो आते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं और जो व्रत के संकल्प के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर टेंट्स में रहते हैं और तपस्वी का जीवन जीते हैं 1 महीने तक, उनको तो रहने दिया जाए, लेकिन जो सामान्य दर्शनार्थी हैं, जो सामान्य श्रद्धालु हैं, उन्हें ना आने दिया जाए। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव कैसे होगा महंत जी? आप देख लीजिए लोग क्या कह रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसा ना कि उनकी आस्था है, मुझे लगता है हर व्यक्ति अपनी आस्था को लेके चलेगा ही, और कुछ लोगों की ऐसी आस्था होती है कि भाई गंगा जी में हम स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हो सकता कोरोना खत्म हो जाए। परंतु देखिए, रोग होता है, श्रद्धा होती है। ना हम श्रद्धा को गलत कह सकते हैं, ना रोग को गलत कह सकते हैं। अगर रोग है तो वो औषधि से दूर जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि सरकार की भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। सरकार अपने स्तर से भीड़ इकट्ठा ज़्यादा ना होने दे। अगर श्रद्धालु जाते भी हैं तो उनको स्नान करा के और बारी बारी से हटाता जाए, वहाँ पर खड़ा ना होने दे, भीड़ ना इकट्ठा होने दे। तो जिससे ये होगा कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल, उसके तहत नहा करके लोग चले भी जाएंगे, भीड़ इकट्ठा भी नहीं होगी। और जो श्रद्धालुओं का जो 12 साल का अनुष्ठान होता है कल्पवास वालियों का, उनका पूरा हो जाएगा। अब भीड़ अगर इकट्ठा होगी और कहीं अगर मेला को बंद कर दिया जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा जो संकल्प लेकर के बैठे हैं कि हम 12 साल लगातार अपना जो है करेंगे, स्नान करेंगे और कल्पवास करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आस्था पर ठेस पहुंचेगी और उनका संकल्प लेकिन होगा। आपने जो पहले कहा, सरकार को आपने जो पहले कहा और अब जो आप कह रहे हैं, इन श्रद्धालुओं की बात सुनने के बाद उसमें थोड़ा अंतर आ गया है। पहले आप कह रहे थे कि सामान्य श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को रोका जाए, कल्पवासियों को आने दिया जाए। अंतर नहीं, अभी भी मैं यही कह रहा हूं, नहीं, अभी मैं यही कह रहा हूं कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको पहले तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ हो रही है, इकट्ठा होगी तो निश्चित के संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति पर सरकार की भी कुछ व्यवस्था होगी, क्योंकि श्रद्धालु तो अंधे होते हैं, अपने भगवान के प्रति उनकी आस्था होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार, श्रद्धालु तो समझना चाहिए, लेकिन सरकार को भी साथ साथ कुछ नियम लगाना चाहिए जिससे इकट्ठा वहां पर भीड़ ना हो सके और कल्पवासियों का जो संकल्प है वो पूर्ण हो सके। मैं आज भी वही बात कर रहा हूं, अभी भी वही बात कर रहा हूं। फर्क इतना है कि मैं इस बार आप कह रहे हैं कि अगर श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते ही हैं तो भी उनको मैनेज किया जाए। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर दर्शनार्थी और श्रद्धालु पहुंचते ही हैं वहां पर, कारण है जैसे जो, तो उनको व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं वापस आता हूं आपके पास। मोइन से जानते हैं, मोइन ये परामर्श दे रहे हैं महंत बालक दास जी। तो और भीड़ इकट्ठा होगी, जी और भीड़ इकट्ठा होगी। जी महंत जी कह रहे हैं मोइन के पहले तो रोक लगाई जानी चाहिए, और अगर श्रद्धालु और दर्शनार्थी और स्नान करने के इच्छुक लोग पहुंच ही जाते हैं तो प्रशासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनको कहीं इकट्ठे ना होने दिया जाए, उनको अलग अलग रखा जाए, दूर रखा जाए, स्नान करके निकालते रहा जाए। ऐसी कोई तैयारी दिखती है आपको, या ऐसा लगता नहीं कि वहां पर, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्राइमा फेसी तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बहुत गंभीरता है इस मेले को लेकर और इसके आयोजन को लेकर और कोविड की तीसरी लहर को लेकर? देखिए, किसी भी तरीके का तर्क देना, किसी भी तरीके का दावा करना, बयानबाजी करना, बहस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ये तय कर लेना होगा कि आस्था ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये समझ लेंगे तो शायद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तमाम लोग ये दलील दे रहे हैं कि प्रयागराज में कल्पवास होता है और कल्पवास का जो संकल्प होता है वो खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग 12-12 साल, 14-14 सालों तक कल्पवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हमें सिर्फ कल्पवासियों की बात करनी है तो हमें एक सीमित दायरा बनाकर, एक बाड़ा बना करके वहां कल्पवासियों को सीमित कर दें। लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, घाट पर जब लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वो संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बन सकती है। और देखिए, अकेले सरकार या प्रशासन के भरोसे हम नहीं रह सकते, हमें खुद भी सतर्क रहना होगा। अब देखिए, ये महात्मा जी हैं, इनके शिविर में लोग आएंगे लेकिन ये भी बिना मास्क के टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्यादातर लोग, आप देख सकते हैं कि ये पूरा मेला क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ज्यादातर लोग आपको बेफिक्र एकदम घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
तमाम और लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग इतनी भीड़ में आए हुए हैं, कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, डर नहीं लगता क्या कोरोना से? नहीं, डर का हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, हम लोग करेंगे। और कोरोना है वो भी ठीक है, प्रोग्राम जो करेंगे वो भी सिस्टम से डिसिप्लिन में करेंगे। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? डर तो है ही है, स्वास्थ्य की बात है, सभी को डर होना चाहिए। डर नहीं रहेगा तो आदमी डिसिप्लिन में आएगा नहीं, थोड़ा तो डर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर डर है तो फिर बाहर निकल के क्यों आए हैं? आप घर में भी रह करके पूजा पाठ कर? सर, पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है जिसके लिए बाहर हम लोगों को आना ही पड़ता है। अगर घर बैठे से कोई काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ साफ हुआ। देखिए, एक भाई साहब ये बिना मास्क के 2 लोग हैं, आप लोगों को कोरोना से डर नहीं? नहीं, कोई प्रयागराज है, प्रयागराज में कोई डर नहीं है। कोरोना से कोई डर नहीं लगता? नहीं। आपको लगता है कि आपको भी नहीं लगता है। लगता है? तो आपको क्या लगता है कि पहचानेगा कोरोना? हमको ना हम उनको पहचानेंगे ना वो हमको पहचानेंगे, है ना। अरे आपको पहचानेगा, लेकिन आपकी वजह से तमाम दूसरे लोगों आज में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अब अपने ये तर्क है मोइन, तर्क नहीं बल्कि बिल्कुल कुतर्क है, ये कुतर्क ही इसको कहा कुतर्क ही जाएगा। कहा जा सकता है। मोइन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके प्रश्न पर ये श्रीमान कह रहे हैं कि इलाहाबाद है, ये प्रयाग है, यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है, न ये कोरोना को पहचानते हैं न कोरोना इनको पहचानता है। लेकिन ये बयान और ये विचार और ये एटीट्यूड संकट को दावत देगा, ये बिल्कुल साफ जान पड़ता है। मोइन हमारे साथ बन रही, आप मन जी हमारे साथ बन रहे हैं। सीधा आपको इमरान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते हैं। कि मुझे कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस ने मुझे एक राजनीतिक मजबूत हैसियत देने का काम किया, लेकिन प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के अंदर कांग्रेस कहीं फिट नहीं हो पा रही है। उन परिस्थितियों के अंदर लड़ाई के अंदर वोट का जो शेयरिंग है वो हमारा कांग्रेस का बहुत कम है। और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विकासोन्मुख सरकार बने, और वो सरकार बने जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर लेकर के जाए। ये बात आप भाई नहीं समझा पाए? मेरा परिवार खून के रिश्ते का परिवार नहीं, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है, और वही फैसला होता है और वही मैं फैसला मानता हूँ। मैंने कभी अलग फैसला, कभी भी जो फैसला लिया है वो हमेशा राजनीतिक फैसला अपने परिवार से पूछ कर लिया। अब अखिलेश जी से जो ये फैसला लेंगे हम लोग। इमरान मसूद अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे साथ जो आएंगे उनका स्वागत है। इमरान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में उन्हें भरपूर सम्मान मिला, राजनीतिक हैसियत मिली, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें अखिलेश यादव ही विकल्प है उत्तर प्रदेश में। और ऐसा बयान वो पहले भी दे चुके हैं, ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा है। इससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत परिश्रम कर रही हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन परिस्थितियां कुछ और हैं। वापस जो हम चर्चा कर रहे थे उस पर लौटते हैं। हमारे साथ हैं महंत बालक दास जी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अभ्यास संघ के, उनके पास चलते हैं। महंत जी, अभी आपने देखा प्रयागराज में एक श्रद्धालु थे, कई श्रद्धालुओं में एक श्रद्धालु थे, और उनका तर्क या कह ले कुतर्क आपने जरूर सुना होगा कि उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है, प्रयागराज में कोरोना आ नहीं सकता, वो उनको पहचानता नहीं है और वो उसको नहीं पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये श्रीमान को इकलौते थे, ऐसे विचार रखने वाले अनेकों हैं। इनके साथ क्या किया जाएगा और इनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा महंत जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की बातें ये अज्ञानतापूर्ण बातें हैं। रोग होता है और उसके लड़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं और उनको फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। और इस प्रकार की बातें कह करके ये मतलब एक तरह से अज्ञानता ही साबित कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके संवाददाता मोइन ने कहा कि जिस प्रकार से जान प्रिय है या आस्था, तो मुझे लगता है अगर इस चीज़ को हम कहें तो यह भी कह सकते हैं कि चुनाव प्रिय है या जान। तो चुनाव भी टाला जा सकता था अगर जब इस प्रकार से संकट आ रहा है, क्योंकि चुनाव में अगर आपने रैलियां बंद कर दी हैं तो वो समझ में आ रहा है। लेकिन जो घर घर जाएंगे, इसके बाद जब चुनाव होगा 7 चरणों में लाइन लगेगी, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी कि लाइन में लोग सटेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे, घर से लोग निकलेंगे, क्या जरूरी है कि एक एक आदमी निकलेगा, वो भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। तो ऐसी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव कराया जा सकता है, अगर चुनाव आवश्यकता है और चुनाव अगर संवैधानिक मजबूरी है, तो फिर मेला भी नियंत्रित व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं कराया जा सकता? मैं समझ पा रहा हूं, यही आपके तर्क का लब्बो लुआब है, सार है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, और बहुत धन्यवाद मोइन, प्रयागराज में मेला क्षेत्र में लोगों से बात करने के लिए। समय इतना ही था।